हेलो एवरीवन। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि CGL 2024 मेंस का रिज़ल्ट आंसर की आ गई थी। उसके बाद जैसे ही रैंक मित्रा ने अपना डाटा पब्लिश किया और नॉर्मलाइज स्कोर पब्लिश किया, तो उसके बाद से बच्चों ने देखा और फिर काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे हैं कि वो गलत है या फिर उसमें कुछ डिस्पैरिटी है, एनोमली है। तो हम उसको डिस्कस करेंगे आज कि क्या वो सही है, गलत है। मैं एक बार शुरू में ही कह देता हूँ कि हाँ वो सही है, ऑलमोस्ट सही ही है। आप उसको 99.98% सही मान के चल सकते हैं। मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि मैं कैसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस पूरी वीडियो में। किस किस चीज़ों के हम का यूज़ करेंगे और कैसे हम आसानी से नॉर्मलाइजेशन को समझ सकते हैं। मैं नॉर्मलाइजेशन को भी पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा जितना मैं समझ पाया हूँ। सो ये तो फाइनल शीट है। इसमें जैसे कि जो ये सीरियल नंबर है, ये रैंक मित्रा वाली रैंक है। और जो ये नॉर्मलाइजेशन है, मैंने जैसे कि जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ना उसका नॉर्मलाइजेशन का, तो उसमें देखेंगे हम उन्होंने कह रखा है कि 5th डेसिमल पॉइंट तक करना है। तो हाँ, तो मैंने ये 5th डेसिमल पॉइंट तक नॉर्मलाइज करके देखा है। तो मोस्टली रैंक्स आप देखेंगे कि सेम ही हैं। टॉप वाली तो सारी सेम ही हैं। बाकी जो भी डिफरेंस आए होंगे एक दो, वो एक दो ही रैंक के डिफरेंस आए होंगे। और वो भी क्यों आए हैं वो भी मैं बता दूँगा। सो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको कि क्या क्या है होने वाला है इस वीडियो में। ये मेरी पहली वीडियो है। अगर मैं कुछ गलती कर दूँ तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना, छोटा भाई समझ के। सो ये रैंक मित्रा का डाटा था। उसके बाद ये मैंने जो फार्मूला है उसका भी हम फार्मूला डिस्कस करेंगे। उसमें जो जो चीज़ यूज़ होती हैं उसके लिए मैंने ये अलग अलग चीज़ें सेपरेट की थी। इसका मतलब है, मैं समझा देता हूँ। ये सेक्शन 1 ऑल शिफ्ट्स, 18 और 20 तारीख टॉप 0.1% स्टूडेंट्स का उसमें चाहिए होता है एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसके लिए ये शिफ्ट सेक्शन 2 है। फिर ये 20 तारीख के सेक्शन 1 के टॉप 0.1% बच्चे। ये आप समझ जाएंगे जैसे ही फॉर्मूला देखेंगे ना कि ये मैंने क्या क्या यूज़ किया है। तो मैं अभी एक बार दिखा देता हूँ जल्दी से क्या क्या यूज़ हुआ है। सो मैंने कंप्यूटर का भी नॉर्मलाइज करके देखा है इसमें, ठीक है। तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं ये भी दिखा देता हूँ कि हम एक बार मैं दिखा देता हूँ कि सारा क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम इसमें। इस चीज़ से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्योंकि बच्चों को डाउट है ना कि किसी के कम कम मार्क्स है तो उसको ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है, किसी के ज़्यादा मार्क्स है उसको कम नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इससे समझ आ जाएगा सब कुछ। ये एग्जांपल भी है, इससे प्रूव हो जाएगा कि सही क्यों है ये डाटा। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अभी पॉसिबल क्यों नहीं है कि ये प्रिडिक्ट करना कि नॉर्मलाइजेशन हैंडल कर भी लेगा उस चीज़ को या नहीं कर लेगा कि अगर किसी शिफ्ट के मार्क्स इंक्रीज़ हो गए या डिक्रीज़ हो गए तो। और रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग ये कंप्यूटर के कुछ बच्चे हैं जिनके कम मार्क्स हैं, ज़्यादा मार्क्स वो भी देख लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला से। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मेरे को पता नहीं है कि कितना टाइम लगने वाला है, लेकिन पूरा समझ आ जाएगा आपको। आई एश्योर यू, आई होप कि पूरा समझ आ जाएगा। मैं काफ़ी कोशिश करूँगा। तो ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल, तो अब इसमें देखते हैं। ये MIJ ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। MGT है, ये है 0.1% ऑफ ऑल शिफ्ट्स, टॉप 0.1% जो बच्चे होंगे ना उनके मार्क्स हैं। 1% नहीं है, 0.1% है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है साफ। और उन्होंने लिख रखा है जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेने होंगे ना जो, वो हमें राउंड ऑफ करके लेने होंगे, ठीक है। ये MQG क्या है? ये है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल शिफ्ट्स, उनका सम। फिर MTI क्या है? टॉप 0.1% स्टूडेंट्स ऑफ ith शिफ्ट, कि हम कौन सी शिफ्ट में ना उसके जिस भी शिफ्ट का कैलकुलेट कर रहे होंगे उसके टॉप 0.1% बच्चे लेंगे, उनका बेसिकली ये मार्क्स का मीन है। फिर ये MIQ, ये है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ith शिफ्ट, उन दोनों का सम। ये दो जगह पे यूज़ हुआ है, आप देख सकते हैं। MIJ हमारे रो मार्क्स है और MQGM ये है सम ऑफ मीन मार्क्स ऑफ शिफ्ट हैविंग मैक्सिमम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल कैंडिडेट्स इन ऑल शिफ्ट्स। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। देखिए, सम ऑफ मीन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स इन शिफ्ट हैविंग मैक्सिमम मीन, जो इजी शिफ्ट होगी बेसिकली वो, उसके बच्चों का मीन सबका, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट्स,
जब सभी शिफ्ट मतलब कि अगर सेक्शन 1 का कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम दोनों शिफ्ट का मतलब सभी बच्चों का एवरेज वो स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे, ठीक है, और उन दोनों का सम करेंगे। और ये मेन चीज़ है कि कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन अप टू 5 डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है। अभी हमने फॉर्मूला समझ लिया है। ये कैलकुलेशन है जो मैंने की थी, मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये मतलब ये कॉन्स्टेंट टर्म से निकालनी थी, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लग गया था, तो मैंने निकाली है। ये मैंने 2 बार चेक किया है, तो ये ठीक है। और आप देखेंगे कि रैंक मित्रा के डाटा से बिल्कुल मैच कर रहा है, तो मतलब कि दोनों ही ठीक है। उनको थोड़ा बता देता हूँ कि क्या क्या है। ये सेक्शन 2 की बात करते हैं हम। ये है मीन ऑफ बोथ शिफ्ट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मतलब ये 98,501 स्टूडेंट्स का डाटा है। अब एक बार आप चेक, मैं बता देता हूँ कि हमने जैसे वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था ना, वो राउंड अप करके कैसे क्या है। तो जैसे कि इसका 0.1% होता है 98.501, तो इसको राउंड अप किया है तो 99 आया है। और जैसे कि ये 18 तारीख के 48,894 बच्चों ने चेक किया है, जिसका 0.1% आता है 48.8, इसका राउंड अप होगा 49। और 20 तारीख वाले 49,610 बच्चों ने चेक किया है, जिसका राउंड अप करके आएगा 0.1% का 50। तो अब जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो मैं बता देता हूँ पहले क्यों आ रहा है। अब मैंने 49 लेके कैलकुलेट किया है, इसका यूज़ होगा, इसका एवरेज करने में यूज़ होगा ना, डिवाइड करेंगे हम 49 से, और इसमें 50 से डिवाइड होगा। तो रैंक मित्रा ने मुझे लगता है कि 50 से डिवाइड कर दिया है, इसलिए थोड़ी बहुत जो डिफरेंस आ रहा है ना वो इसलिए आ रहा है, वरना एग्जैक्टली सेम ही वैल्यूज आएंगी। तो वो उनका डाटा ठीक है, वो बस थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब 5 डिजिट तक हो जाएगा, 5 डेसिमल पॉइंट्स तक। उससे भी मतलब 1-2 ही रैंक में डिफरेंस आएगा। तो ये मैंने मतलब ये वैल्यूज़ निकाली, आप क्या ही समझेंगे, ये आप देख सकते हैं आराम से। मैं एक बार थोड़ा सा धीरे से उठा देता हूँ। ये जो ब्लैक से लिख रखा है ना मैंने, और जिसको सर्कल कर रखा है, ये कंप्यूटर के लिए है, मैंने उसके लिए अलग से नहीं किया है, इसी में लिख दिया है। बाकी सेक्शन 2 का ये है, शिफ्ट 18, शिफ्ट 20। ये सेक्शन 1 शिफ्ट 18, शिफ्ट 20। ये जो 5 को सर्कल कर रखा है मैंने 4 लिख रखा है ना, ये गलती हो गई थी एक बार जब मैंने दूसरी बार कैलकुलेट किया ना, और यहाँ पे 0.07 लिख रखा है ये, तो इसकी जगह 16 आएगा। बाद में मैंने चेक किया, तो मैंने उसके बाद 2 बार किया है, तो आप एश्योर हो सकते हैं ये ठीक ही है। ये फॉर्मूला है, मैंने रेफरेंस के लिए लिख लिया था। अभी मैं आते हैं मेन पार्ट पे। सो यहाँ पे देखिए, ये जो टर्म्स हैं जो मैंने ब्लू से मार्क कर रखी हैं, ब्लू स्काई ब्लू जो भी है, सो ये सारी कांस्टेंट टर्म्स आएंगी। जैसे कि अभी तो ये 98,501 बच्चों के लिए हैं, जब ये लेटेस्ट से 1,50,000 बच्चों ने दिया है तो उसके लिए कैलकुलेट होंगी, तो कांस्टेंट टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है, कांस्टेंट आ गए। अब हम जो हमारे रो मार्क्स हैं उसको हम एक बेसिकली प्लॉट करेंगे, उस प्लॉट से हम समझेंगे कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है। तो रो मार्क्स को हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे और नॉर्मलाइज मार्क्स हमारे वाई एक्सिस पे आ जाएंगे। तो एक्स एक्सिस पे हम इसकी वैल्यू एक्स आ जाएगी और इनकी वैल्यू वाई एक्सिस पे आ जाएगी। ये कैसे आएगी, देखिए, ये वाला कांस्टेंट टर्म हमारा हो गया, मैंने बता दिया कि क्यों हुआ है। ये कांस्टेंट टर्म हो गया, ये कांस्टेंट टर्म हो गया है, ये हमारे रो मार्क्स हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बेसिकली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी, जहाँ पे x हमारे रो मार्क्स हैं। ये स्लोप जो है ना, ये स्लोप डिटरमाइन करेगा कि हमारे ज़्यादा मार्क्स हैं लेकिन हमारे फिर भी नॉर्मलाइजेशन कम हो रहा है, या फिर हमारा नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होगा। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये हमारे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आएंगे और ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि क्या चीज़ है। तो आप स्लोप समझ गए, स्लोप आएगा इस चीज़ से, ये चीज़ है ना जो ये, इससे आएगा स्लोप हमारा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा एक्स से। अब स्लोप का इफेक्ट क्या होगा हम वो समझते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि मैं एक बार ये दिखा देता हूँ कि कैसे बनेगी इसका स्लोप, ये लाइन कैसे बनेगी। ये ऐसी स्ट्रेट लाइन्स बनेगी, ठीक है। आप देख रहे होंगे इनके सबके स्लोप्स अलग हैं, सबके स्लोप्स अलग हैं क्योंकि सबके डिफ़िकल्टी लेवल्स अलग हैं। ये इक्वेशन बन रही है 4। आप नोटिस करेंगे कि ये लगभग 1 के अराउंड बन रहा है स्लोप,
लेकिन किसी में 1 से ज़्यादा है और किसी में 1 से कम है। तो हम देखते हैं कि 1 से ज़्यादा कौन से में और 1 से कम किस में है। आप देखेंगे कि जब भी स्लोप 1 से ज़्यादा है ना, वो इजी शिफ्ट के लिए होगा, मतलब 1 से ज़्यादा होगा ना, ये 1 से ज़्यादा, ये इजी शिफ्ट होगी, और अगर 1 से कम होगा ना तो ये डिफ़िकल्ट शिफ्ट होगी। ठीक है, अब हम इसका इफेक्ट समझते हैं। ये आप छोड़ सकते हैं, ये चीज़, ये मैं खुद समझ रहा था कुछ चीज़। एक बार मैं डिपिक्ट कर देता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ है। जो रेड वाली लाइन है, सबसे ऊपर वाली लाइन, ये है सेक्शन 1 ऑफ 18, जो कि डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट है तो इसका स्लोप आप देखेंगे कि 1 से थोड़ा सा कम है, मतलब ये वाला, ये वाली है ना 0.97978, ये है जीके की शिफ्ट 23, जो कि थोड़ी सी टफर साइड थी 18th की जीके की शिफ्ट से, जीके और इंग्लिश कंबाइंड। सो लेकिन उनमें जो डिफरेंस था ना वो काफ़ी कम है। आप देखेंगे कि वो 1.6 मार्क्स का डिफरेंस था एवरेज में, 1.6 के राउंड। तो इसलिए ये थोड़ा सा 1 के पास है, लेकिन जो मैथ है ना, मैथ में काफ़ी डिफरेंस था, तो इसलिए 1 से थोड़ा सा दूर है, तो इसलिए इसका इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये ऑरेंज वाली लाइन है, ये 18 तारीख की इंग्लिश प्लस जीके की, ग्रीन वाली है 20 तारीख की मैथ प्लस रीजनिंग की, ब्लैक वाली है 20 तारीख की इंग्लिश प्लस जीके की। ठीक है, देखते हैं यहाँ से समझ आ जाएगा आपको। स्लोप में मैंने आपको बता दिया कि स्लोप जब भी ग्रेटर देन 1 होगा तो इजी शिफ्ट है, लेस देन 1 है तो डिफ़िकल्ट शिफ्ट है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट अस से ये इक्वेशन बन रही है हमारी, इसमें हम देखेंगे कि स्लोप हमारा 1 से बड़ा है और इधर स्लोप 1 से कम है। अब हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं, मतलब एक सिनेरियो ले लेते हैं 3 वैल्यूज़ का, हमें समझ आ जाएगा कि क्या कैसा क्यों हो रहा है। एक्स 10 पे 10 इंटू 1.1 11, 11 प्लस 5 16, 11 पे 17.1 और 12 पे 18.2। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इनको मिला है नॉर्मलाइजेशन 6 का। जब हमारा स्कोर 10 था, ये हमारी शिफ्ट है ईजी। जब 11 था तो 6.1 और 12 था तो 6.2। मतलब आप देखेंगे, ये आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि जब भी हमारी ईजी शिफ्ट होगी उसमें हमारा स्कोर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा नॉर्मलाइजेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब डिफ़िकल्ट शिफ्ट पे आते हैं, 0.9 है। अब हमने देखा कि 10 पे 14, 11 पे 14.9, 12 पे 15.8। तो हम ट्रेंड देखेंगे कि जैसे जैसे कि हमारा स्कोर बढ़ता जा रहा है ना डिफ़िकल्ट शिफ्ट में, तो हमारा नॉर्मलाइजेशन घटता जा रहा है। अब जिसके 10 मार्क्स आए थे उसको मिला 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, इसके 12 मार्क्स आए थे उसको मिला 3.8 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, हाँ। अब तीसरा केस बनता है, इन दोनों के अलावा तीसरा केस हो सकता है स्लोप इक्वल टू 1, लेकिन हमें ये डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब हमारी 2 शिफ्ट होंगी ना तो हमारा ये 1 आएगा ही नहीं। जब हमारी 1 शिफ्ट होगी तब आएगा ये 1, और तब हमें नॉर्मलाइजेशन की जरूरत होती नहीं है। मैं एक बार बता देता हूँ कैसा क्यों। नॉट पॉसिबल एज इट विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन द वैल्यूज आर इक्वल, मीन्स देयर इज ओनली 1 शिफ्ट, देयरफॉर इन दैट केस वी विल नॉट नीड नॉर्मलाइजेशन। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है, और जब हमारी ये मतलब कि ऊपर वाला और नीचे वाली चीज़ें इक्वल हैं, ये तब होंगी इक्वल जब ये वाली, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1 हो जाएगा। तो ये सिर्फ तब होगा जब एक ही शिफ्ट होगी हमारी, जब ये इक्वल हो जाएंगी वैल्यूज। ठीक है, तो तब हमारा स्लोप हो जाएगा 1 प्लस कॉन्स्टेंट, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट की टर्म आ जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि सबके इक्वली मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो सबके इक्वली मार्क्स इंक्रीज़ करने हैं, एक ही शिफ्ट हो रही है तो मत ही करो। तो इसलिए एक शिफ्ट में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, ये स्टैटिस्टिकली हमने समझ लिया है। ये मैंने अलग अलग, मतलब ये मैथ वाली शिफ्ट है दोनों की, ये 20 वाली शिफ्ट है, जो ये ब्लू वाली लाइन है, और जो रेड वाली लाइन है ये 18 वाली शिफ्ट है। तो आप देखेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस काफ़ी है, और आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे हमारा स्कोर बढ़ता जाता है ना तो इनके डिफरेंस कम होता जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये तो अनफेयर तो है ही कि जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं, चाहे कोई कैसी भी शिफ्ट हो, चाहे ईजी हो या डिफ़िकल्ट हो, जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं उसके, मतलब ये मैं डिफ़िकल्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ कि
जिसके एक्स प्लस 2 मार्क्स हैं, किसी के एक्स हैं, जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं उसके कम इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेस इंक्रीज़। जिसके कम मार्क्स हैं उसके ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये तो अनफेयर हो गया ना। लेकिन ये अनफेयर नहीं है हम अगर एक सेंस में सोचें तो। जैसे कि ये हैं एक्स प्लस 2 मार्क्स इसके आए हैं और एक आए हैं एक्स इनके, तो इनको मिला है लेटर से इतना नॉर्मलाइजेशन की ये यहाँ पर पहुँच गए हैं, यहाँ पर, ठीक है। तो इनको पता है नॉर्मलाइजेशन इतना, मतलब एक सेकेंड, इतना मिल सकता है, इतना मिल सकता है, वो हमारी कांस्टेंट टर्म्स पे डिपेंड करेंगे। इतना मिल सकता है, इतना मिल सकता है, लेकिन वो ये बंदा कभी भी इस बंदे को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो इसको कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि इसको नुकसान नहीं होता और इसको भी इतना फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। अब इसको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ये बस मैंने समझा दिया थोड़ा बहुत। मेन हमारे ये आप सब चीज़ें कहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी के ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, किसी के कम इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये जीके वाली शिफ्ट है, आप देखेंगे कि मैथ वाले शिफ्ट में काफ़ी डिफरेंस था और ये वाले शिफ्ट में काफ़ी कम डिफरेंस है। इसके अलावा एक बात और, जैसे कि ये चलिए रहने देते हैं, ये मतलब ये समझाने के लिए ठीक है, लेकिन अभी रहने देते हैं इसको, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन बात आप समझ गए, ये मैंने थोड़ा बहुत देखा था, मीन्स रिसर्च किया था कि कैसे क्या होता है। हाँ, ये फाइनल है कि कैसे हो रहा है, इसमें कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम इस चीज़ को, ठीक है। अब दो बच्चों के एग्जांपल लिया मैंने, ये 20 तारीख के बच्चे हो गए 2 और ये 18 तारीख के 2, मतलब एस्पिरेंट्स हो गए 2, बच्चे ही कहते हैं, चलो ठीक है, बच्चे ही कहते हैं, ठीक रहता। सो हम 20 तारीख की देखते हैं पहले। 20 तारीख को ये सेक्शन 2 है, सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 सेक्शन 2। 20 तारीख को सेक्शन 2 थोड़ा सा टफर साइड था, सेक्शन 1 ईजी था। तो हमने क्या देखा था, ईजी शिफ्ट में क्या होता है, ये देखिए, ईजी शिफ्ट में जिसके ज़्यादा होते हैं ना मार्क्स उसका ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलता है। अब इन दोनों में से इनके मार्क्स ज़्यादा है 180, तो इनको मिला है नॉर्मलाइजेशन 3.07 का। इनके 172 है, इनसे कम है, सो इनको मिला है 2.07 का, हैंस जस्टिफाइड। जस्टिफाइड तो होगा ही, मैं मतलब आपको बस प्रूव कर रहा हूँ क्योंकि हमने मैथमेटिकल इक्वेशन से इसको बता दिया है। अब ये डिफ़िकल्ट शिफ्ट है, डिफ़िकल्ट शिफ्ट में जिसके कम मार्क्स थे उसको मिला है 1.701 का नॉर्मलाइजेशन, और जिसको ज़्यादा मार्क्स थे इसके उसको मिला है 1.159 का नॉर्मलाइजेशन, मतलब इनसे कम मिला है नॉर्मलाइजेशन डिफ़िकल्ट शिफ्ट में। ये होगा 20 तारीख को। अब हम 18 तारीख को देख लेते हैं। 18 को मैथ वाली शिफ्ट मुश्किल थी, तो मुश्किल शिफ्ट में कम वाले को मिला है 6.28, मतलब ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन, और ज़्यादा मार्क्स वाले को मिला है कम नॉर्मलाइजेशन, हमने यहाँ पे देखा है। और सेकंड वाले शिफ्ट सेक्शन इजी था, सो जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं उसको मिला है ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन 0.289, जिसके कम मार्क्स थे उसको मिला है कम नॉर्मलाइजेशन। सो ये भी प्रूव हो गया है। हाँ, इसमें एक्यूरेसी मैटर नहीं करती है, हमने देख लिया है फॉर्मूले में कोई एक्यूरेसी मैटर मतलब आ ही नहीं रही थी, लेकिन वो इसलिए कहा जाता है कि एक्यूरेसी मैटर करती है क्योंकि एक्चुअली सिलेक्शन मिल जाता है एक्यूरेसी ठीक रखने से, तो सबको ही पता है। हम जितना ज़्यादा एक्यूरेट रहेंगे, जितने ज़्यादा हम नेगेटिव मार्किंग को कम होने देंगे, हमारा स्कोर उतना बेटर होता जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जैसे कि 120 वाला आप कर सकते हैं, लेकिन आपने 110 ही की है उसके चक्कर में, एक्यूरेसी के चक्कर में, तो उससे आपको 300 नंबर बनते हैं, तो मतलब कम ही है चांसेस। काफ़ी डिफ़िकल्ट पेपर है तो अलग बात है, तो नॉर्मल सीनरियो में बात कर रहे हैं, तो आपको एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी होती है। मतलब थोड़ा सा सोच समझ के, आप खुद पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपको कितना ठीक वो करना चाहिए, तो एक्यूरेसी का कुछ खास रोल रहता नहीं है नॉर्मलाइजेशन में। हम डिस्कस कर लेते हैं कि वाई इट्स करंटली इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ आंसर की चेंज भी। अब ये सब टर्म्स हैं हमने समझा था जो भी, तो हम एक सिनेरियो ले लेते हैं, अच्छे से समझ पाएंगे कि सेक्शन वन में मान लेते हैं कि 18 तारीख वाले बच्चों का एक क्वेश्चन में मार्क्स टू ऑल कर देते हैं,
और 20 वालों के में कोई चेंज नहीं करते। तो जो टॉप 0.1% बच्चे होंगे 18 तारीख के, और जो ओवरऑल 0.1% जो ओवरऑल 0.1% टॉप बच्चे हैं दोनों शिफ्ट को मिला के, तो इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। थोड़ा बहुत आ सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं आएगा। ऐसा क्यों? आप देखेंगे अभी भी जैसे कि 1,50,000 बच्चे होंगे टोटल, लेकिन अभी हैं 98,501 बच्चों का डाटा है हमारे पास। तो इसका 0.1% होता है 99 राउंड अप करके। तो इन बच्चों के 180, 177, 176 मार्क्स हैं ऐसे। तो इनका एवरेज बन रहा है 188.84848 कुछ। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, मिनिमल चेंज आएगा। ठीक है, तो इनका इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल शिफ्ट और ith शिफ्ट में डिफरेंस आएगा। ये दोनों टर्म्स यूज होंगी हमारे फॉर्मूले में, इनमें डिफरेंस आएगा। बट मतलब बोथ विल चेंज, बट वी कैन नॉट स्पेसिफाई कि कितना चेंज होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि किस बच्चे ने वो क्वेश्चन जो चेंज होगी आंसर की, या फिर मतलब मार्क्स टू ऑल जिसमें मिलेंगे ना, मार्क्स टू ऑल, और जिनके 180 मार्क्स आए हुए हैं, मतलब उनका वो क्वेश्चन ठीक है तो उन्हें थोड़े मिलेंगे, उनके 184 तो हो ही नहीं सकते ना। और जैसे कि 177 है किसी की, लेकिन उन्होंने वो क्वेश्चन ठीक कर रखा है, कोई और क्वेश्चन स्किप कर रखा है, तो उनके भी नहीं बढ़ेंगे। तो मतलब इसमें कंडीशन आ जाती है कि किस बच्चे ने वो स्किप किया था, किस बच्चे ने वो गलत किया था, जिसने स्किप किया था उसके +3, जिसने गलत किया था उसके +4, और जिसने पहले ही ठीक कर रखा है उसके +0। तो ऐसे कितने बच्चों ने क्या किया था वो हम प्रिडिक्ट, क्या मतलब हमारे पास उसका डाटा ही नहीं है, तो हम ये वैल्यूज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम उसका इफेक्ट भी नहीं बता सकते हैं कि क्या चेंज होएगा। सो इसलिए कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते उसके बारे में। बाकी कंप्यूटर का भी मैंने चेक किया था लास्ट में, मतलब अभी थोड़ी देर पहले किया है, उसका नॉर्मलाइजेशन मेरे को ठीक ही लग रहा है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो तो वो मैंने बता दिया कि क्यों है वो 49 और 50 जो है ना उसके लिए। बाकी 49 ही लेना चाहिए क्योंकि 488 कुछ 894 बच्चे हैं शायद शिफ्ट 19 के, जब डाटा 98501 का है। तो 48.894 और इसका राउंड होता है 49, तो 49 ही लेना चाहिए। लेकिन फिर मैंने 49 ही लिया है और 5 डिजिट तक, 5 डेसिमल तक मैंने नॉर्मलाइजेशन चेक कर लिया है। तो ये बाकी अकॉर्डिंग टू रैंक मित्रा ये कंप्यूटर का है। जो मैंने बाद में किया है ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, जैसे कि किसी के लेटेस्ट 26.890016 मार्क्स बन रहे हैं पहले नॉर्मलाइज्ड, शायद मैंने जब किया हो तो उसके 27.010028 बन गए हो। सो इतना तो डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि अभी मतलब इस बच्चे को थोड़ा सा प्रेयर वगैरह करने की जरूरत है कि वो उसके 27+ आ जाए अगर वो यूआर से है तो। बाकी ये है कि लेस देन 27 यूआर में टोटल 5401 बच्चे हैं, और लेस देन 27 बट ग्रेटर देन 315 640 बच्चे हैं। AWS में लेस देन 24 3614 बच्चे हैं, और लेस देन 24 बट ग्रेटर देन 310 402 बच्चे हैं। OBC में लेस देन 24 7678 बच्चे हैं, और लेस देन 27 एंड ग्रेटर देन 310 911 बच्चे हैं। और आप ये सब देख सकते हैं कि ये सब इतने। सो दैट्स ऑल, मैं ये बताना चाहता था, बस मैं यही समझ पाया था और मेरे को लगा कि ये समझा देना चाहिए बच्चों को, मतलब फ्रेंड्स को और फेलो एस्पिरेंट्स को। ये मैंने यहाँ से इक्वेशन निकाली थी। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि फाइनल जो है ना उसमें क्या चीज़ें क्या है। सो ये जो सीरियल नंबर है ये रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग रैंक, ये जो मैंने नॉर्मलाइज रैंक निकाली है ये वो है। यहाँ पे नेम वगैरह है। ये जो येलो में है ना ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं रैंक मित्रा के। ये जो मैंने नॉर्मलाइज मार्क्स निकाले हैं ये वो हैं सेक्शन 1 सेक्शन 2 ये टोटल, और ये नॉर्मलाइज है कंप्यूटर के।
ये सब ये जो MT, GMT, MQ, GMTI ये सब है ना, ये फॉर्मूले में यूज़ हुए हैं, तो इसलिए ये है ये सब। तो इसमें सबका डाटा मिल जाएगा, ये मैं साथ ही शेयर कर दूँगा। थैंक यू। एक्चुअली आई फॉरगॉट कि इस इन लाइंस का मैंने यूज़ तो बता दिया, इनका एक और यूज़ है, जैसे कि आप कहीं भी ऑनलाइन या फिर कहीं भी किसी भी ग्राफ प्लॉटर पे आप इसको डालेंगे इन इक्वेशंस को, तो आप जैसे कि नॉर्मलाइज और रो मार्क्स ऐसे देख सकते हैं। जैसे कि किसी बच्चे के अभी 120 मार्क्स हैं, ये ग्रीन वाला मैथ का 20 शिफ्ट है, तो उस बच्चे के 115.54843 मार्क्स हो गए होंगे नॉर्मलाइज्ड। जैसे कि ये रेड वाली है 18 की मैथ वाली शिफ्ट जो कि टफ थी, तो इसमें जैसे कि किसी बच्चे के 165 मार्क्स हैं, एक सेकेंड, तो उनके होंगे 170.7483। चलिए इट इज़ जस्ट फॉर फन कि अब जैसे कि इन 4 लाइन्स पे हम किसी भी बच्चे का नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकाल सकते हैं उसके रो मार्क्स के बेसिस पे। एक्चुअली इसको जैसे कि यहाँ पे है ना 180 मार्क्स तक ही देखना है हमें सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में हम देखेंगे 210 मार्क्स तक। उसके बाद ये मीट कर रहे हैं आप देखेंगे, उसका भी मतलब उसका ये नॉर्मलाइजेशन समझने में कोई खास यूज़ नहीं है, वो अलग बात है, आप उसको लीव कर सकते हैं। बाकी अगर आपको चेक करना है तो आप इनको किसी भी प्लॉटर में फीड करके देख सकते हैं। और फाइनल कंक्लूजन यही है कि जो जो ये चीज़ है कि ज़्यादा मार्क्स होने पर भी कम मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स होने पर भी कम मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, और कम मार्क्स होने पर भी ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में, वो चीज़ इस चीज़ पे डिपेंड करती है। जो ये चीज़ अभी सर्कल हो रही है, यह स्लोप बनेगा जो कि हमारी लाइन का, उस पर डिपेंड करेगा। सो दिस इज़ द फाइनल वर्डिक्ट, उसमें कोई कन्फ्यूज़न की जरूरत नहीं है। Thank you. This is all what I could explain. I hope you would have get a better idea कि कैसे काम करता है ये और ऐसा क्यों हो रहा है, कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। आई होप।